गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस टाइम पे लॉकडाउन की स्थिति चल रही है पूरे भारत में। सभी एजुकेशनल सेक्टर्स बंद हैं, कहीं कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। तो इन सब के बीच हमारी कोशिश है कि आपको थोड़ा सा हम एजुकेट करें, थोड़ा सा हम आपको पढ़ाएं। अब पढ़ाने के लिए आपको विदाउट बुक्स, विदाउट क्लासरूम्स, हम आपको कुछ वीडियो के द्वारा आज आपको कुछ पढ़ा रहे हैं। तो क्लास 10th की बात करूँगा मैं सबसे पहले। तो क्लास 10th में देखा जाए तो बहुत सारे चैप्टर्स तो नहीं हैं, 15 चैप्टर्स आपके पास हैं, 15 चैप्टर हैं। इसमें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, ये सारा कुछ मैं आपको एक अदर वीडियो में आपको बताया जाएगा। बट आज मैं आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लेने जा रहा हूँ, जो कि है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है। रियल नंबर आपका फर्स्ट चैप्टर है और ये वैसे देखा जाए तो ये जो चैप्टर है वो हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स में आपका ये चैप्टर आता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके आते हैं वो आज मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है आपका रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है ये आपको पढ़ना है पहले तो। उसके बाद इस चैप्टर में आपने पढ़ना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। देन आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए। देन इसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देन उसके बाद आपके पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ, देन कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, देन उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर। इसके बाद आपके पास आता है लास्ट टॉपिक रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपके यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको चैप्टर नंबर 1 में सही से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा रियल नंबर के टॉपिक की बात। तो रियल नंबर क्या है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए रियल नंबर की क्या होती है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी होगी। रियल नंबर जो होता है वो मैं आपको इसकी डिटेल अभी बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले आप ये ज़रा नोट डाउन कर लो कि इस चैप्टर में नंबर 1 चैप्टर जो है आपका क्लास 10th का, उसमें आपने क्या क्या पढ़ना है ये आप कॉन्सेप्ट पहले नोट कर लो कि क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। ओके, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब इस चैप्टर में हम बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर की, कि रियल नंबर की क्या डेफिनेशन है। रियल नंबर जो होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। सबसे पहले आपको रियल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको मीनिंग इसका क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है रियल नंबर। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब ये क्या होता है? ये आपका एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो 2 नंबर्स पे बेस्ड है कि 2 नंबर्स का हम किस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। तो उसकी कंडीशन को ये शो करता है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है एचसीएफ निकालने के लिए यूज़ होता है और ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ये इसके बारे में मैं आपको जब मैं इनका डिफरेंस और कॉमन जब बताऊंगा तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में। अब आप कहोगे दोनों कहीं ना कहीं देखने में नाम से कहीं ना कहीं दोनों सेम है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा है ये और ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ क्या है? लेमा और एल्गोरिथम का डिफरेंस है। तो क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है वो अब आप देखोगे इसके बाद कि क्या इसमें लेमा और एल्गोरिथम में क्या चीज़ कॉमन है और क्या चीज़ डिफरेंस है, वो अब आप देख लो।
सबसे पहले कॉमन थिंग्स क्या है। कॉमन या फिर आप सिमिलर भी बोल सकते हो कि दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा हो, इसको आप शॉर्ट में EDL भी लिख सकते हो और EDA भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बीच में क्या कॉमन है या क्या सिमिलर है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बोथ हैव सेम आइडेंटिटी। दोनों की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल सेम है। दोनों में एक ही आइडेंटिटी यूज़ होगी और वो आइडेंटिटी क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन, आपका क्या होगा यहाँ पे, लेस देन जो होगा वो होगा आपका, वो B से छोटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका रिमाइंडर होता है, R फॉर रिमाइंडर, वी डिनोट रिमाइंडर फॉर एज अ R। तो रिमाइंडर जो होगा वो आपका 0 और 0 से बड़ा होगा बट आपके हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे याद रखनी है कि रिमाइंडर आपका क्या होगा। दूसरी कॉमन चीज़ ये है कि बोथ यूज टू फाइंड द SCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स। दोनों का जो यूज़ है वो SCF निकालने के लिए होता है। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का SCF जब निकालना हो तो हम इन्हीं मेथड का यूज़ करते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का। इन दोनों के बारे में ये कॉमन और क्या सिमिलर है ये आपको इंपॉर्टेंटली, ये दोनों पॉइंट्स माइंड में आपके हमेशा याद होनी चाहिए कि दोनों के अंदर सेम आइडेंटिटी लगती है और दोनों का यूज़ SCF निकालने के लिए यूज़ होता है। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो अब आपको कॉमन चीज़ तो पता लग गई कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। कॉमन में तो आपने देख लिया 2 पॉइंट्स हैं कि दोनों में सेम आइडेंटिटी लगती है और दोनों का यूज़ जो होता है वो SCF निकालने के लिए होता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के लिए आपने ये याद रखना है कि मैं यहाँ पे एक कॉमन सा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि EDL के अंदर यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अंदर और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के अंदर इट इज़ अ वन स्टेप प्रोसेस। ये आपका 1 स्टेप प्रोसेस होता है और जबकि ये जो होता है इट्स अ continuous process till remainder becomes 0। दोनों में डिफरेंस पहले आप समझ लो अच्छे से कि EDL के अंदर क्या होता है कि इट इज़ अ 1 स्टेप प्रोसेस है ये, और EDA जो होता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ये आपका इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है टिल रिमाइंडर बिकम्स 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है। तो ये दोनों प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, ये एक ही डिफरेंस है, आपने याद रखना है। इट्स अ 1 स्टेप प्रोसेस या मेथड, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस मेथड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका
कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ। वैसे तो एचसीएफ का नाम आपने क्लास 4th क्लास से ही पढ़ा होगा कि एचसीएफ होता क्या है। तो जनरली सबसे पहले हम एचसीएफ की डेफिनेशन के तौर पे या मीनिंग के तौर पे ये चीज़ ध्यान रखें कि इसका मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका ये मीनिंग होता है ये। अब एचसीएफ का यूज़ जो होता है कहाँ कहाँ पर होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि एचसीएफ किस क्वेश्चन में निकालना है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपने एचसीएफ कब और कहाँ निकालना है। तो इसके लिए मैं कुछ आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन लिख रहा हूँ मैं, इसको देख के आप जज कर पाओगे कि आपने इन क्वेश्चंस में अगर ये वर्ड आते हैं तो फिर आप वहाँ पे एचसीएफ ही निकालोगे। तो आइडेंटिफिकेशन वो क्या पहचान होगी जिसमें आप एचसीएफ ही निकालोगे। तो आइडेंटिफिकेशन वाले वर्ड जरा ध्यान से याद भी रखना है आपने। जब भी कभी आपके पास लार्जेस्ट बोला जाए, ग्रेटेस्ट बोला जाए, उसके बाद आपके पास जब भी कभी सेम या फिर सेम विद लीस्ट बोला जाए, ठीक है, हाईएस्ट वर्ड बोला जाए, तो आप समझ जाना कि इन वर्ड्स को देख के कि इन सभी वर्ड्स में आपने क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत यूजफुल है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इतनी बड़ी स्टेटमेंट होती है, वहाँ पे आप कैसे जज कर पाओगे कि वहाँ पे क्या निकालना है। तो आप वहाँ पे इन वर्ड्स को बस देखना, हाईलाइट वर्ड्स को, कि लार्जेस्ट तो नहीं लिखा कहीं, ग्रेटेस्ट है, सेम विद लीस्ट या हाईएस्ट। तो इन वर्ड्स को देख के आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, एचसीएफ। क्या फाइंड करोगे, एचसीएफ वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम methods to find HCF। HCF निकालने के methods क्या होते हैं, कितने methods होते हैं? तो there are 4 types of methods to find the HCF. First, common factor method. कॉमन फैक्टर मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड। सेकेंड है आपका ट्री मेथड। ट्री मेथड भी आपने पढ़ा होगा, एचसीएफ निकालने के लिए प्रीवियस क्लासेस में यूज हुआ होगा। फिर आपके पास आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो है एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो ये 4 मेथड्स हैं जो एचसीएफ निकालने के लिए बहुत यूज़फुल है। अब इन चारों मेथड्स में से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं पहले कि इन 2 मेथड्स का यूज़ जो होगा वो आपकी क्लास 10th में होगा। क्लास 10th में आपके ये दोनों मेथड आपको क्लियरली आने चाहिए कि क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और क्या होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अगर ये दोनों मेथड आपको नहीं पता तो क्लास 10th में थोड़ी आपको ये प्रॉब्लम होगी कि हाँ भाई आपको बेसिक क्यों नहीं आता। तो बेसिक तौर पे आपको एचसीएफ निकालने के ये दोनों मेथड अच्छे से आने चाहिए। तो अब आप ये देख लो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि इसके नाम में ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब इसको अलग अलग करके निकालते हैं। अगर आपके पास 2 नंबर है
तो दोनों नंबर के फैक्टर्स आप अलग अलग सेपरेटली निकालोगे। 3 है तो 3 के भी आप अलग अलग फैक्टर्स निकालोगे। तो सपोज दैट मैं आपके पास यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। एक मैंने आपका नंबर ले लिया है 12 और एक नंबर ले लिया मैंने 28। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा अगर ये निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपने किस तरीके से करना है। फर्स्ट आपने क्या करना है, 12 के फैक्टर्स निकालने हैं और साइड में ही आपने 28 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। 2 के टेबल में सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2 होता है, 2 से ही स्टार्ट करना होता है। तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 6 बार में। देन 2 के टेबल में 3 बार में, देन 3 के टेबल में ये 1 बार में। क्लियर हो गया, ये 1 तक आपने पूरा क्लियर करना है। देन 28 के लिए भी 2 के टेबल में 14 टाइम्स में, 2 के टेबल में ये 7 टाइम्स में और ये 7 के टेबल में 1 टाइम में। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लियरली लिखना होता है कि फैक्टर्स ऑफ 12 क्या आया। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या आया आपके, 2 × 2 × 3। देन फैक्टर्स ऑफ 28 क्या आया, 2 × 2 × 7। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हमने प्राइमरी तौर पे मतलब सेपरेटली दोनों का हमने क्या निकाल लिया, अलग अलग फैक्टर्स निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि इनमें जो कॉमन नंबर्स हैं, कॉमन नंबर्स जो हैं उनको आपने सर्कल कर लेना है। तो एक 2 दोनों में कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई भी और कॉमन नंबर नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब आपको इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 28 जो है उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका आप प्रोडक्ट कर दो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर होता है। तो 2 × 2 कितना आ गया, 4। तो 4 इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 28। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालने का वे है। नोट डाउन कर लो आप इसे। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन पहले कर लीजिए आप इसे। अब इसके बाद मैंने आपको 2 मेथड्स बोले थे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक आपको मैंने बोला था कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं डिवीज़न मेथड के बारे में बता दूं कि डिवीज़न मेथड से किस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ बाय डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालना है, मैं नंबर सेम वही ले लेता हूँ 12 एंड 28। इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालना है, बट मेथड कौन सा, डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये डिवीज़न है, यानी कि डिवाइड करना है आपने। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो बिगर नंबर है वो आपका अंदर यहाँ पे आएगा, यानी कि वो डिविडेंड का रोल प्ले करेगा, और जो 12 है यानी कि जो स्मॉलर नंबर होता है वो आपका डिवाइज़र का रोल प्ले करेगा। अब जस्ट आपने डिवाइड करना है, जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हो आपको वैसे ही डिवाइड करना है। तो 12 के टेबल में 28 से पहले क्या आता है, तो 12 2 जा 24 होता है, 12 2 जा 24 और आपका यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया। अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप तो डिवीज़न की तरीके से हो गया। अब ये डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप कंटिन्यू सेम वही मेथड यूज़ करते चले जाओगे। तो वो स्टेप क्या है, आपने अब एक नया डिविडेंड ढूंढना है। नया डिविडेंड क्या होगा, द लास्ट डिवाइजर इज योर नेक्स्ट डिविडेंड। तो 12 जो यहाँ पे जो नंबर है उसको आपने अपना डिविडेंड लेट करना है और लिखना है यहाँ पे। फिर वही नॉर्मली जैसे आप डिवाइड करते हो, 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 3 टाइम्स में 12 आ गया और रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो जब आपको ये प्रोसेस अगर आता है कि डिवीज़न मेथड से कैसे एचसीएफ निकालना है, तो ये आपका क्या है, डिवीज़न मेथड से एचसीएफ है। तो आपने क्या करना है, इसमें ये मेथड यहाँ पे शो करने के बाद ये वे आपने डायरेक्टली लिखना है, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 28 इज इक्वल टू 4। ये एचसीएफ कैसे हुआ, इसके लिए भी मैं बता दूं कि द लास्ट डिवाइजर विल बी योर एचसीएफ। आई रिपीट इट, द लास्ट डिवाइजर इज योर एचसीएफ। तो द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 28 इज 4। तो आपको ये 4 का पता लग गया होगा। तो दोनों मेथड से, डिवीज़न मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना आपको अब आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हमें ये दोनों मेथड से एचसीएफ निकालना होता है। ये 2 मेथड्स
बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि अगर आपको ये दो मेथड अब आ चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड, तो आप है ना 10th में जब एक्सरसाइज करने जाओगे तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ है और आपका ये डिवीज़न मेथड भी यूज़ है। डिवीज़न मेथड का बहुत ज़्यादा रोल है। जो नाम आपके आया ना इस चैप्टर में, यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ये जो दोनों नाम हैं, जो मेथड्स हैं, इनमें डिवीज़न मेथड का यूज़ होता है। तो अब आपको मैं जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं इस चैप्टर के, उसमें आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा था एक, और एक आपका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम था। तो मैं आपको एचसीएफ जो है ईडीएल से भी सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, और ईडीए यानी कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से भी सिखाऊंगा कि कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। मैं यहाँ पे 2 नंबर लेट कर लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं आपका 65 एंड एक मैं ले लेता हूँ आपका 30। आपके पास अगर ये लिखा आ जाए कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा से ही आपने एचसीएफ निकालना है, तो आपको पहले इसकी डेफिनेशन याद रहनी चाहिए कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन जो बताई थी वो क्या थी। इट्स अ वन स्टेप प्रोसेस। ये वन स्टेप प्रोसेस होता है। तो ये वन स्टेप प्रोसेस होता है, कैसे होता है ये आप देख लो एक बार। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट राइट ए एज अ बिगर नंबर एंड बी एज अ स्मॉलर नंबर। आपने क्या करना है कि जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको ए लिखना है, और जो छोटा वाला नंबर होता है उसको आपने बी लिखना है। फिर आपने यहाँ पे जज करना है कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ए आपका जो होगा वो बी से हमेशा बड़ा होगा। अब ये चीज़ लिखने के बाद जिस मेथड का आप यूज़ कर रहे हो उस मेथड का आप नाम भी इंडिकेट करोगे। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो कि क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये वन स्टेप मेथड है, तो वन स्टेप मेथड के लिए मैंने पहले ही पिछले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि डिवीज़न वर्ड आया यानी कि डिवीज़न मेथड का आपका यूज़ होना चाहिए। तो डिवीज़न मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं वो आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है। तो 65 आपका यहाँ पे आ गया और 13 यहाँ पे। 13 के टेबल में 65 कंप्लीटली 5 टाइम्स में डिविजिबल है, और ये वन स्टेप में देखो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसीलिए इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम वन स्टेप मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इससे जो डिविजिबल होता है वो एक ही बार में हो जाता है, वन स्टेप में हो जाता है। और वन स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका एचसीएफ भी आपका वन स्टेप में ही आ गया। इसलिए आपका यहाँ पे जो एचसीएफ होगा, अब आप डायरेक्टली आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपको पता है कि एचसीएफ आपका क्या है 13 है, बट आपको मेथड कौन सा यूज़ करना है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चलना है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलना है। अब आपने क्या करना है, ये आपका वन स्टेप है, तो इस वन स्टेप में आपने अपना ए बी क्यू फॉर क्वेश्चन और आर फॉर रिमाइंडर जो है वो आपने यहाँ पे इसको देख के यहाँ से यहाँ पर लिखना है। तो अब सबसे पहले बात करूँ, ए क्या है 65, ए आपका 65 एंड बी कितना है 13, और क्वेश्चन कितना है आपका 5, और रिमाइंडर कितना है यहाँ से 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए, आपका जो लास्ट डिवाइजर होता है वो आपका एचसीएफ होता है। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 65 एंड 13 इज इक्वल टू 13। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा से किस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। और जो मैंने बात करी थी कि इट्स अ वन स्टेप मेथड या इट्स अ वन स्टेप प्रोसेस, वो यहाँ पे कंप्लीटली अब आपको समझ में आ गया होगा कि इट्स अ वन स्टेप प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42 and 72 by यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम।
तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिहाफ पे आप एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप इजीली कर पाओगे। तो पहले आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 42 एंड 72 का। सबसे पहले आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको अपने नंबर्स को देख के ऑलवेज याद रखना है, राइट ए एज अ बिगर नंबर। ए को आपको हमेशा क्या लिखना है, बिगर नंबर लिखना है। तो बिगर नंबर कौन सा है आपका 72, और बी जो है वो आपका छोटा नंबर होता है, तो बी आपका 42 हो गया। फिर आपने वो कंडीशन लिखनी है कि ए इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी लिखना है आपने। फिर उसके बाद आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, वो मेथड का नाम भी आप लिखोगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जब आप ये कंडीशन लिखते हो तो इसकी आइडेंटिटी भी आपको लिखनी है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो होता है वो आपका हमेशा याद रखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू b। r मैंने पहले भी बताया हुआ है कि r जो होता है रिमाइंडर वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, बट आपके डिवाइजर से b से छोटा होता है। अब डिवीज़न वर्ड आया है, इट मीन्स आपने वो डिवीज़न मेथड यूज़ करना ही करना है। तो आपने इस मेथड को करने से पहले आपने यहाँ पे सबसे पहले डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकाल के बैठना है। तो डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले डिवीज़न मेथड के लिए जो बिगर नंबर है वो आपका डिविडेंड हो जाएगा और बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। 42 के टेबल में 72 से पहले 1 बार में 42 ही आएगा। देन माइनस कर लेते हैं, 2 में से 2 गया 0 एंड 7 में से 4 गया 3। फिर इट्स अ वन स्टेप। फिर आपने, क्योंकि ये डिवीज़न एल्गोरिथम है तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था कि डिवीज़न लेमा और डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है, वो वन स्टेप प्रोसेस था और ये आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट आपका डिवाइजर होता है वो आपका नेक्स्ट डिविडेंड बन जाता है। तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। 30 के टेबल में 1 बार में, फिर यहाँ पे 12, फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, ये 30 लेना है, फिर ये 2 बार में 24, फिर ये रिमाइंडर 6, फिर आपका यहाँ पे 12, ये 2 बार में, और आपका फाइनली रिमाइंडर बिकम्स 0 हो गया है। तो यानी कि ये जो मेथड होता है ये आपका कॉन्टिन्यूअस मेथड होता है। ये आपका हर बार कंटिन्यू होता रहेगा तब तक जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जब रिमाइंडर 0 आ गया है तो फिर अब आपको क्या करना है, इस आइडेंटिटी पे इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वन स्टेप जो इसका जो पहला स्टेप है, इस वाले स्टेप में आपका a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है, यहाँ से देख के आपको लिख देना है यहाँ पे। तो a की वैल्यू वहाँ से कितनी है 72, b की वैल्यू यहाँ से कितनी है आपकी 42, और क्वेश्चन पहले स्टेप में कितना है 1, रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में कितना है 30। फिर सेकंड स्टेप लिखना है, सेकंड स्टेप देखना है तो फिर से आप चाहो तो ऐसे मार्क कर लिया करो ताकि आपको इजीली दिखाई दे कि सेकंड स्टेप पे आपका ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो इस वाले स्टेप में यहाँ पे 42, 31 और रिमाइंडर आपका 12। फिर आपके नेक्स्ट स्टेप में 30, 2 और रिमाइंडर 6। इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं वो आप देख लो। लास्ट स्टेप में क्या है आपके पास, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 6, क्वेश्चन आपका 2 है, ये 2 है आपका, और रिमाइंडर आपका 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है, लास्ट डिवाइजर इज योर आंसर, इज योर एचसीएफ। तो आपने क्या करना है, फाइनली लिख देना है कि एचसीएफ ऑफ 42 एंड 72 इज इक्वल टू 6। तो ये आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ निकालने का ये प्रोसेस है। इस टॉपिक पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप इजीली यहाँ से देख के कर सकते हो। बट आपको उससे पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालते कैसे हैं।
आप इसे नोट डाउन करो, देन आप इसे होमवर्क में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस आप करना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ जो निकालते हैं उसमें एक मैं और एग्जांपल लेके आपको कराता हूँ ताकि आप इजीली एक्सरसाइज कर पाओ। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 75 एंड 180 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप इसे ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने क्या करना है सॉल्यूशन में, ऑलवेज राइट ए एज अ बिगर नंबर। तो ए की वैल्यू आपकी 180 और बी की वैल्यू आपकी 75। ए ग्रेटर देन बी होता है। फिर जिस मेथड का आप यूज कर रहे हो कि बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इस मेथड को करने से पहले आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना है। तो 180 आपका डिविडेंड हो गया और बी आपका 75 हो गया। 75 के टेबल में जस्ट डिवाइड करते हो आप, वैसे ही नॉर्मली आपने डिवाइड करना है। 75 के टेबल में 180 से पहले क्या आता है, तो 2 टाइम्स में पता है आपको कि 150 आएगा। फिर आपने माइनस करना होता है, तो माइनस करके 30, ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये 75 यहाँ पे था डिवाइजर, अब आपका वो डिविडेंड बन जाएगा, तो आपने यहाँ पे उतार लेना है। फिर 30 के टेबल में 75 से पहले क्या आता है वो देखना है, तो 2 टाइम्स में 60 आएगा। फिर ये 15 आया, फिर आपने यहाँ पे 30 अपना लिखा, लास्ट डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो ये 2 टाइम्स में 30 कंप्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपने ये कंटिन्यू प्रोसेस करते रहना है, तभी आपका एचसीएफ फाइंड होगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू करते चले जाना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपको तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ निकालना था, बट आपने कौन से मेथड से अभी निकाला है, साइड में डिवीजन मेथड से निकाला है। तो डिवीजन मेथड इसी पे बेस्ड है। तो अब क्या करना है आपने, इसके हर एक स्टेप को राइट एवरी स्टेप ऑफ दिस मेथड इन द फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हर एक स्टेप को आपने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख देना है। तो सबसे पहले स्टेप में आपकी a की वैल्यू कितनी है 180, b की वैल्यू कितनी है 75, आपका क्वेश्चन कितना है 2, आपका रिमाइंडर कितना है 30। फिर नेक्स्ट स्टेप को भी आपने क्या करना है, इसी फॉर्मूले पे लिख देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है 75, 30 डिवाइजर यानी b, और क्वेश्चन आपका यहाँ भी 2 है और रिमाइंडर आपका 15 है। फिर नेक्स्ट स्टेप, तो आपके पास यहाँ पे 30 और 15 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रिमाइंडर 0। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया, द लास्ट डिवाइजर विल बी योर एचसीएफ। तो आपने फाइनली क्या लिख देना है कि देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 75 एंड 180 इज इक्वल टू 15। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ निकालने का वे है। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो, जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 1.1 का, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो आपको पहले ये अच्छे से आना चाहिए, आप इसको क्लियरली अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.